नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आपको बता दें कि आपका न्यू बैच है ये, जिसमें आपके कांस्टेबल भर्ती और दरोगा भर्ती के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये हमारा मैथ्स का सेशन रहेगा। तो आज से क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो कांस्टेबल और दरोगा भर्ती की तैयारी करने चाहते हैं, तो वह सभी अभ्यर्थी आज ही से हमारी क्लास को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो कमज़ोर छात्र हैं वह ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कमज़ोर छात्र हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर हमको अच्छे से समझाइए, या फिर मान लीजिए मैं मैथ में कमज़ोर हूँ। तो मैं इसलिए स्पेशल यहाँ पर ये वर्ड जरूर लिखा हूँ कि भाई कमज़ोर छात्र जरूर देखें, ताकि जो ऐसे छात्र जिनको मैथ से डर लगता है उनका वो डर खत्म हो जाए। तैयारी करेंगे हम अपनी जीत की। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है, तो जिसमें हम आपके संख्या पद्धति के यानी कि नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे, आखिर ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 2021 के लिए न्यू बैच कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनअकैडमी पर लाइव क्लास चलती हैं जो फ्री होती हैं। ये सभी क्लासेस आपको देखने के लिए आपको AK लाइव रेफर कोड यूज़ करना होगा, तभी आप इनको देख पाएंगे। AK लाइव रेफर कोड है, आप उस कोड को यूज़ कीजिए तो आप फ्री में इसको अनअकैडमी पर देख सकते हैं। चलिए, बाकी अनअकैडमी अब आपको ऑल यूपी स्टेट एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा है, जहाँ पर डेली लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट क्यूज मिलता है, सभी क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, और पहले से ही पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको मिल जाता है। PDF फाइल भी आपको मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलता है। आपकी कोई क्लास छूट जाती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से यूपी स्टेट के यूपी PCS, UPSI, BEO, RO, लेखपाल, यूपी जेल वार्डर, UGT, PGT आदि की तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सेक्शन में। यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी PCS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है 11 अक्टूबर से। यूपी PCS फाउंडेशन इंग्लिश बैच कोर्स 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। रिवीजन बैच चल रहा है यूपी जेल वार्डर के लिए 2 नवंबर से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। UPSI फाउंडेशन बैच कोर्स चल रहा है 2021 के लिए 9 नवंबर से, इसको आप देख सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर हैं जिनसे पढ़ने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर इन अकेडमी के प्लान है, आप जिस प्लान को लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिएगा AK लाइव, तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको इन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगी। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम। संख्याओं का आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए नंबर सिस्टम को सीखने के लिए। ये एक पहला चैप्टर होता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो चैप्टर है थोड़ा सा पढ़ना ही होता है। इससे आपको क्या होता है कि संख्याओं के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होता है, ठीक है। हालांकि संख्या पद्धति से जो प्रश्न होते हैं बहुत ही कम संख्या में पूछे गए हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होगी। तो आज जो है नंबर सिस्टम का सारा नॉलेज हम देखेंगे, आखिर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, विभाजित होने का क्या नियम है, तो कौन से सूत्र होते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो प्राकृत संख्या जो होती है, वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 वस्तु गिनना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं ये आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद होता है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो भाई, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर, यदि देखो अगर आप ये जो प्राकृत संख्याएं आपके पास है, यदि आप इसमें शून्य सम्मिलित कर लेते हैं तभी आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है, जिसमें शून्य भी शामिल रहता है। शून्य से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी, ओके। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या देखो क्या होता है भाई, पूर्णांक संख्या जो होती है ये प्राकृत संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो इसने हमसे बोला कि जो प्राकृत संख्या है ये हमारी प्राकृत संख्या है। देखो हमको रटना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। आप ध्यान से समझे, हमारी प्राकृत संख्या ये है, इसमें हमने शून्य सम्मिलित किया, फिर ऋणात्मक संख्याओं को भी इसमें हमने सम्मिलित कर लिया है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हमारे पास बनी हैं, ये टोटल यहाँ से लेकर ऐसे करके ये हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है। जिसमें शून्य भी होता है, प्राकृत संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, और ये ऐसे जाकर अनंत तक होती है, ऋणात्मक में भी और इधर भी, ठीक है। ये आपकी पूर्णांक संख्याएं होती है। इसके बाद होती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली प्रत्येक संख्या सम संख्या होती है। इसके बाद होती है विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 11 7 19 21
है ना, 27, आप कुछ भी ले लीजिए। तो ये सभी हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? देखो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, देखो क्या बोले, यानी कि अपने आप और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7, 11, 13 ऐसे आगे आगे बढ़ता जाता है। आप खुद ब खुद देख लीजिए, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि किसी से डिवाइड होती हो, सिवाय अपने के। देखो 2 से आगे कोई भी संख्या नहीं कट सकती, 3 से भी कोई संख्या नहीं कट सकती, 13 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। ये सिर्फ 1 से और अपने आप से कट सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि भाई 7 किससे कटेगा, तो यहाँ पर 7 से ही कटेगा, यानी कि स्वयं से कट सकता है या फिर 1 से। तो ये आपकी क्या हुई, अभाज्य संख्या हुई, यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्या हम कहते हैं। अब देखो भाज्य संख्या क्या होता है। देखो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं ले लेता 2, तो 2 एक ऐसी संख्या थी अपने आप से कटती और 1 से कटती, लेकिन अन्य किसी संख्या से नहीं कटती। लेकिन उसने क्या कहा कि अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो अन्य कोई संख्या ऐसी है ही नहीं जो 2 को विभाजित कर दे। और ऐसे ही 3 है, इसलिए हमने भाज्य संख्या में 2 और 3 को शामिल नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे अनंत तक की संख्याएं हैं। आप देखो 4 को 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 6 को आप 6 से भी काट सकते हैं, एक अन्य संख्या 2 से या फिर 3 से भी काट सकते हैं। इसी प्रकार सभी का ऐसे ही है। तो ये आपकी होती है भाज्य संख्याएं। इसके बाद होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? देखो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में जिनको लिखा जा सके, वे आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं या फिर कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन Q कभी शून्य ना हो। देखो Q जो है वो कभी भी शून्य न हो। तो क्यों कहाँ पर है? देखो क्यों बटे की संख्या में ऐसे दिया गया है, देखो ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि ये शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो P और Q हैं ये दोनों क्या है हमारे पास, पूर्णांक हो। और पूर्णांक संख्या कैसी होती है भाई? अभी देखो मैंने आपको दिखाया ना, पूर्णांक जिसमें ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो माइनस में 4 आपको दिखाया गया है, 3/4, 0 ऐसे आदि दिखाया गया है। तो ये जो पूर्णांक P और Q पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं दोनों, ठीक है, लेकिन ये P/Q के रूप में होगी, ठीक है। इसके बाद है आपका अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें P और Q के रूप में न लिखा जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य। देखो ये दोनों जो है P और Q पूर्णांक तो हो सकते हैं लेकिन Q कभी शून्य नहीं होगा। तो ऐसी संख्या जो कभी बटे के रूप में ना लिखी जा सके, जैसे ये हो गया, ये हमारी क्या है, सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ओके। इसके बाद आती है वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो या तो परिमेय हो या अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है भाई। या तो वो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, तो वो क्या है आपकी भाई, वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। आप देख सकते हैं दोनों का उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और एक खास बात का आप नोट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको संख्याओं का नॉलेज आपको देगा ये। तो देखो प्रथम अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या वो 2 होती है, ठीक। अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, ओके। यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। केवल प्रथम अभाज्य संख्या सम होती है, केवल प्रथम अभाज्य संख्या सम होती है। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। देखो इसने एक ये भी अच्छा फैक्ट है, देखो प्रथम जो अभाज्य हमारी संख्या होती है, उसके अलावा अन्य सभी जितने भी अभाज्य संख्या होंगी वो विषम होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कहा गया है कि वह या तो अपने आप से कट गया, 1 से कट गया, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। अगर मान लीजिए आगे चलते चलते कोई 20 आ जाता, तो 20 तो भाई 2 से कट जाता, तो रूल गलत हो जाता। तो इसलिए ये भी एक अच्छा मतलब आपको नॉलेज मिलता है कि प्रथम अभाज्य के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वो विषम होती हैं, ठीक है। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, बिल्कुल सही बात है। अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। देखो जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ओके।
चलिए, तो ये थोड़ा सा नोट था। अब इसके बाद जो है भाज्यता पर आधारित जो हमारे नियम होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि 2 से विभक्त होने का क्या नियम है। ठीक, यदि किसी संख्या का कोई इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। देखो, ये विभाजित होने के नियम अक्सर आपके एग्जाम में बहुत ही काम आते हैं। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि हाल ही के पेपर्स में इस विभाजित के जो भाज्यता का आधारित पर नियम जो होते हैं इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए इकाई का अंक क्या है, ये है, इन संख्याओं में 2 है, 6 है, 0, देखो सम है तो सम से सम संख्या ही कट सकती है, जिसके लास्ट में अगर मान लीजिए सम संख्या हो, ऐसी कोई संख्या, देखो 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं हैं और 0 भी हमने दिखाया गया है। थोड़ा सा आप समझिएगा, अगर ये है तो ये पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, ये भी कट जाएगी 2 से, ये भी। ठीक, 3 से विभक्त होने का क्या नियम है। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। यानी कि जिसमें मैंने लिख रखा है 216 और मैंने क्या कि इन सभी अंकों का योग, भाई 2 + 1 + 6 कितना हो गया भाई, 2 और 1 3 और 6 9 हो गया। तो 9 जो जब इनका योग 3 से कट सकता है तो समझो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 318 के अंकों का योग करेंगे और 3 से भाग करने पर यदि कट जाता है तो समझो वह संख्या पूरी की पूरी आपकी 3 से विभक्त हो जाएगी। इसके बाद आता है 4 से विभक्त होने का नियम। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के दाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। इसने क्या बोला आपसे, कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के दाई यानी कि धाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। मान लीजिए मैं ऐसी कोई संख्या यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 516, मैंने लिखा यहाँ पर 1700, मान लीजिए 28 लिख दिया मैंने। ठीक, तो इकाई और धाई के अंक यदि 4 से विभक्त होते हैं, देखो 24 भी 4 से कटता है, 16 भी, ये 16 भी, 28 भी, समझो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक, ये नियम ये कह रहा है। और 5 से विभक्त होने का क्या नियम आपको पता है, जिसका भाई इकाई का अंक यदि 5 है या 0 है, दोनों से में यदि कोई एक, दोनों मिलते हैं या कोई एक मिलता है तो समझो वह संख्या आपकी 5 से विभक्त होती है। ये 5 का नियम है। इसके बाद आता है 6 से विभक्त होने का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। देखो, यानी कि 6 से विभक्त करने का नियम हमें कैसे लगाना है, रोल नंबर 2 का, एक तो 2 का नियम लगाएंगे फिर 3 का लगाएंगे। यदि इसका भी रूल चलता है, इसका भी चलता है तो समझो वह 6 से कट जाएगी। जैसे इसमें क्या कहते हैं, 2 के में के लास्ट का अगर इकाई का अंक 2 से कटता है समझो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक, और ये क्या कहता है 3 का नियम कि भाई अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो 9 3 से कट जाएगा। तो यानी कि समझो 3 से जब ये भी नियम 3 का यहाँ पर काम कर रहा है तो यानी कि यह पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। यानी कि जहाँ जिस संख्या में 2 और 3 का नियम लागू होगा वह संख्या 6 से विभक्त हो जाएगी। इसके बाद है आपका भाई 7 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, देखो इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दुगना घटा देने पर वह संख्या 7 से विभक्त हो जाती है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो इसने क्या बोला, मान लीजिए हमारे पास 343 था, इसका इकाई का अंक हमने हटा दिया तो हमारे पास 34 आ गया। फिर उसने क्या बोला कि जो इकाई का अंक था आप उसका दुगना कर दीजिए और घटा दीजिए। घटाने पर जो भी आपका मान आएगा वो अगर 7 से कटता है तो समझो वह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो देखो ये 28 आया था बाद में, 28 को मैंने 7 से भाग किया तो पूरा पूरा कट गया, यानी कि 343 जो है ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो ये 7 से विभक्त होने का नियम है। 8 से विभक्त होने का क्या नियम है, किसी संख्या के सैकड़े, धाई और इकाई अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो पूरी संख्या क्या होगी भाई, 8 से विभक्त होगी। देखो इसने क्या बोला, किसी संख्या के सैकड़े, धाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त होती है। देखो ये 528 है, 640 है, क्योंकि इकाई, धाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या की बात कर रहा है। अगर ये संख्या कटती है तो समझो पूरे की पूरी संख्या वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, मान लीजिए ऐसे करके कितना भी कुछ हो, ऐसे करके है ना, ऐसे करके, लेकिन बस ये 3 अंक यदि कटते हैं, ये लास्ट के 3, तो समझो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आप काट कर देख लेना, ये पूरी की पूरी संख्याएं जो है 8 से कटने वाली है। 640 भी कट जाएगा। देखो सीधा पहाड़ा पड़ेंगे 88, 64 है ना, तो यानी कि पूरा का पूरा ये कट जाएगा जब, क्योंकि इकाई, धाई और सैकड़ा के जब कट गए तो समझो पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी।
इसके बाद है 9 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। देखो 5, 7, 6, 18 9 से कटता है, तो समझो यहाँ पर ये 9 से विभक्त है। बिल्कुल सेम जैसे नियम संख्या 3 का नियम था 3 से विभक्त होने का, सेम वही है। 10 से, 10 का तो आपको पता है, यदि शून्य होगा, इकाई का अंक यदि शून्य होगा तो समझो 10 से तो सारी संख्या कट जाए, जैसे 540, 170, 710। तो ये जो है आपका किसका नियम है, ये नियम है आपके 10 से विभक्त होने का नियम। क्लियर। तो देखो आज के सेशन में हमने क्या सीखा है, आज के सेशन में हमने सीखा है कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, भाज्यता का नियम क्या क्या होता है। उम्मीद है आप इसको अच्छे समझे होंगे। ठीक है, अगर आप समझ चुके हैं इसको अच्छे से तो आप सभी अभ्यर्थी क्या करिएगा, इसको जो है एक बार रिवाइज कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट बनाइएगा। नेक्स्ट सेशन में इसके हम फॉर्मूलाज को देखेंगे और इसके जो प्रश्न होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें। आपकी कोई समस्या हो, कोई चीज़ ना आपको समझ में आई हो तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियोस में इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। ओके बाय सभी प्यारे अभ्यर्थियों।